बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पाक इंडिया ताल्लुकात का, जो बज़ाहिर तो मालूम ऐसा होता है कि अब हालात मामूल की जानिब गामज़न है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक अभी भी चांसेस ऐसे मौजूद हैं कि भारत दोबारा से कोई शरारत कर सकता है, दोबारा से कोई ऐसा वाक़या सामने आ सकता है, रिएक्शन या एक्शन इंडिया की तरफ से। और साथ ही साथ आपको बताते जाएं कि जो डेट दी है वो कहा है कि 16 से 20 अप्रैल तक भारत जहरियत कर सकता है, और वाक़े का मकसद पाकिस्तान पर सफारती दबाव बढ़ाना है। इससे पहले भी हमने देखा कि पुलवामा वाला जो केस, जिस तरह से वो इंडिया ने जिस तरह से उसमें बात की, और उसके बाद अभिनंदन उसको पाकिस्तान की जानिब से पकड़ना और फिर उसको जज्बा खैर सुगाली के तहत रिहा कर देना, इस सब के बावजूद इतना एक हमने अमन का जेस्चर दिखाया, पूरी कौम मुत्तहिद हुई इस सारे मामले के अंदर, लेकिन भारत अपने करतूत से बाज आता नजर नहीं आ रहा। और इलेक्शंस जब भी भारत में होते हैं, हम ये देखते हैं कि वहां पर एंटी पाकिस्तान वोट लेने की कोशिश की जाती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ नवाज शहबाज जरदारी, इनकी जानिब से कुछ ऑफर्स आई हैं पैसों की, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब का क्या रिस्पांस है। और जो हमारा तीसरा आज का मौजू होगा, हमजा शहबाज साहब कल उनकी पेशी है, आएंगे नहीं आएंगे, या क्या मामलात होंगे, और क्या उनको गिरफ्तार कल ही कर लिया जाएगा। नैब के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास इतने काफ़ी जो सबूत है वो मौजूद हैं कि कल गिरफ्तारी हर सूरत होगी हमजा शहबाज साहब की। सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़िकार राहत साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच जुल्फ़िकार राहत साहब। सबसे पहले इंडिया की जानिब से जिस तरह से खतरे का इजहार किया है हमारे वजीर खारजा ने, किस तनाजुर में देखते हैं, कैसे देखते हैं कि इतना बड़ा वाकया होने के बाद इंडिया ने यह देख लिया कि इंडिया कितने पानी में है, और पाकिस्तान की फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, और इंटरनेशनल जो हमारी कम्युनिटी है उसने, और इंटरनेशनली हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया, लेकिन इंडिया बाज नहीं आ रहा अभी तक। देखिए, इंडिया का ये हमेशा से वतीरा रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से वो एक नेगेटिव सोच रखता है, और जब से मोदी इक़्तिदार में आया है, मोदी ने हमेशा पाकिस्तान के बारे में इसी तरह की नेगेटिविटी और इसी तरह का नेगेटिव अमल किया है। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है और इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है। इंडिया ने पहले भी पाकिस्तान को इस तरह ललकार कर देख लिया, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके देख ली, और पाकिस्तान के अंदर झांकने की जुर्रत करके देख ली। उसका नतीजा आपने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया। अब भी देखें ये क्या स्ट्रेटजी है इंडिया की, ये क्या प्लानिंग है इंडिया की, कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की कुछ सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा है या इस तरह की प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर हमले की, तो पाकिस्तान की फोर्सेस को एडवांस इन अजाइम का ना सिर्फ पता है, बल्कि हमने पूरी तैयारी कर ली है एक बार फिर इंडिया के दांत खट्टे करने के लिए, और साथ ही साथ अपने अमेरिका को भी बता दिया है, और पूरी दुनिया के बाकी ताकतों के साथ साथ इंडिया को भी यह बावर करवा दिया है, और यूएनओ को भी आगाह कर दिया है कि अगर इंडिया ने पहले की तरह दोबारा अब शरारत की तो उसका नतीजा पहले से भी ज्यादा खौफनाक होगा। और मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं उसामा, कि इंडिया अगर इस बार शरारत करेगा तो पहले से भी अजीबो गरीब रिस्पांस आएगा। जिस तरह पहले DGISPR ने कहा था कि आपने तो जो करना था कर लिया, अब हमारे सरप्राइज का इंतजार करो, तो इस दफा जो पाकिस्तान का सरप्राइज होगा वो पहले से ज्यादा खौफनाक होगा, पहले से ज्यादा रियलिस्टिक होगा, पहले से ज्यादा टारगेटेड होगा, और इंडियन फोर्सेस उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। हो सिर्फ ये रहा है कि इंडियन फोर्सेस को जितनी सुबकी हुई है, इंडियन हुकूमत को जितनी सुबकी हुई है, और मोदी की जितनी बेइज्जती हुई है इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कोई इंडियन पूरी दुनिया के अंदर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हर जगह पे इंडियंस को शेम के नारे लग रहे हैं, इंडियंस को बुरा भला कहा जा रहा है कि आपने एक कोशिश की और उसके नतीजे में 2 जहाज पाकिस्तानियों ने गिरा दिए, और बाकी 4 जहाज आपकी अपनी नाहलियों की वजह से, अपनी आपकी खराब टेक्नोलॉजी की वजह से वो तबाह बर्बाद हो गए। नतीजा ये निकला कि आपने एक एक्टिविटी की, उसके नतीजे में 6 जहाज आपके तबाह हो गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पजीराई मिली कि पाकिस्तान ने अमन की बात की है और आपने जंग की बात की है, और पूरी दुनिया ने लान तान इंडिया के ऊपर की। अब भी
मैं उसामा ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इंडिया इस तरह की हरकत करेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ मोदी अपनी अवाम को बेवकूफ बनाना चाह रहा है, और वहां की फौज जिसके पल्ले कुछ नहीं रहा, जो जलील होकर रह गई है, वो सिर्फ ये साबित करना चाह रही है कि इतनी बड़ी फौज है, इतना बजट खाती है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन हो। आज इंडिया का बच्चा बच्चा ये पूछ रहा है, इंडिया का बच्चा बच्चा ये सवाल कर रहा है कि इतनी बड़ी फौज रखने का क्या फायदा, कि पाकिस्तान ने आपको वहां से ना सिर्फ जूते मार के भगा दिया बल्कि आपके जहाज गिरा दिए, आपका पायलट जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। तो आज मोदी को वहां पे जगह नहीं मिल रही, आज इंडियन फौज को कुछ जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही, तो वो सिर्फ अपनी एक जस्टिफिकेशन के लिए, अपने बजट को जस्टिफाई करने के लिए एक इस तरह का और ड्रामा करने का प्लान रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से अवेयर है, पाकिस्तान को पता है कि ये किस तरह की हरकत कर सकते हैं, और उसका नतीजा इंडिया को भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। ये बताइएगा मुझे कि ये मामला सिर्फ अपनी सुबकी उसको मिटाने का है, बल्कि अगर ये ऐसा करते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बड़े आहनी हाथों से निपटेगा इंडिया के साथ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर तरह से हम लोग तैयार हैं। लेकिन क्या मामला सिर्फ सुबकी का है, ये इंतखाबात के तौर को लेकर भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि एंटी पाकिस्तान थॉट्स को या इस तरह की चीजों को प्रमोट किया जाए? क्या वाकई भारतीय आवाम इस हद तक बेवकूफ है कि वो अमन की बात नहीं करते और वो पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर वोट कास्ट करते हैं? देखिए, भारत के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जो चूरन बेच रहा है वो इंतहा पसंदी का है, मोदी के फॉलोअर्स इंतहा पसंद हैं, मोदी हिंदू उस इंतहापसंद हिंदू जहनीत के सपोर्ट की वजह से इक़्तिदार में आया है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि इंडिया का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इंडियन दानिश्वर हैं, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, सही वाले जर्नलिस्ट, में इन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो जंगी सहाफत कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, और जो इंडियन एक्टर हैं, जो बेचारे पूरी दुनिया के अंदर जो समझते हैं कि इंडिया का एक शाइनिंग इंडिया के तौर पे और बेहतर इंडिया और लिबरल इंडिया और डेमोक्रेट इंडिया के तौर पे नाम जाना चाहिए, वो तमाम के तमाम लोग मोदी से नफरत भी करते हैं और मोदी के इस बयानिए के मुखालिफ भी हैं। ये एक छोटा सा तबका है जिसको मोदी लीड कर रहा है, और मोदी उसकी बुनियाद पे पूरी कौम को यरगमाल बनाए हुए है, और मोदी ये समझ रहा है कि वो इस तरह का एक और ड्रामा करके वो इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल सूरत हाल वहां पे ये है कि लोग उसको हेट कर रहे हैं, लोग नफरत कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये चौकीदार नहीं है, ये चोर है। और जिस तरह पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं, इसी तरह इंडिया के अंदर भी मोदी के आज चोर चोर के नारे लग रहे हैं, और मोदी बुखला के रह गया। मोदी बेचारा अपसेट है, परेशान है, वो समझ रहा है कि पाकिस्तान की मुखालफत का वो चूरन बेचेगा। ये एक रवायती बात होकर रह गई है। अब मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने की बजाय अपने मुल्क के अंदर गुर्बत के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। इमरान खान ने सही कहा कि आप अपने मुल्क के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ो, आप गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ो, आपके जो लोग हैं, जो करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, उनको घर देने की कोशिश करो, उनको रोजगार देने की कोशिश करो। तो आज मैं समझता हूं कि ये मोदी जो ड्रामा मजीद करने जा रहा है, ये भारत को और मोदी को बहुत महंगा पड़ेगा। उसामा, अच्छा सर, ये बताएं कि फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट भी आपके सामने है, जिसके अंदर F-16 की जब काउंटिंग की गई है तो वो बिल्कुल पूरे हैं। जो दावा किया भारत ने वो भी गलत साबित हुआ। फिर जो एक प्रोपेगेंडा और भारत कर रहा था कि F-16 भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता पाकिस्तान, वो भी बड़ी मुज़िका ये तो बात ही बड़ी मुज़िका खेजती है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि हम F-16 जो है वो उसमें पाकिस्तान की सैर करने के लिए तो नहीं हम खरीद रहे, हमने अगर लेने हैं तो आपकी ईंट से ईंट बजाएंगे जब आप पहल करेंगे। तो इस सारे मामले के बावजूद क्यों कर मुमकिन हो पा रहा है कि अभी भी मोदी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है? सुबकी हो गई, अभिनंदन गिरफ्तार कर लिया, उसको फिर रिहा भी कर दिया हमने अमन के तौर पे, उसके बावजूद मोदी सरकार ये चाहती है कि दोनों मुल्कों की सरहदों के ऊपर टेंशन कायम रहे और ये तमाम मामलात रहें। देखिए, जब आपके पास दलील नहीं होती, जब आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, जब आपके पास कौम को देने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर आप गोली की जुबान में बात करने की प्लानिंग करते हैं, फिर आप जंग की बात करते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि गोली की जुबान में
आप अपने फैसले करें और मैदान जंग के अंदर फैसले करें। मोदी के पास पाकिस्तान से बात करने के हवाले से ना कोई दलील है और ना उसकी कोई प्लानिंग है, ना कश्मीर के इशू पे उनके पास कोई जवाब है। आज कश्मीर का बच्चा बच्चा, आज इंडिया का बच्चा बच्चा कश्मीर की बात कर रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी कश्मीर काज के साथ ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि वो समझते हैं कि इस खित्ते के अंदर अगर प्रैक्टिकली आपने अमन लाना है, इस पे इसको पीसफुल बनाना है इस खित्ते के अंदर, तो कश्मीर का मसला हल करना होगा। और मोदी उस मसले से भागने के लिए, इंडिया उस मसले से भागने के लिए और उसको पूरी दुनिया की आंखों से उसको इधर उधर करने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग हमेशा थोपता रहा है, हमेशा जंग की बात करता रहा है। लेकिन ये जंगी अज़ाइम इंडिया को कुछ नहीं देंगे, इंडिया को रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं ये 16 साल से, गुज़श्ता 16 साल से हालते जंग में है। पाकिस्तान का एक एक सिपाही, पाकिस्तान का एक एक कमांडर, पाकिस्तान का हर ब्रिगेडियर, पाकिस्तान का हर जनरल वो हालते जंग में रहा है। वो वार एरियाज के अंदर 3-3 दफा सर्व कर चुका है पिछले 16 साल से। तो इसलिए पाकिस्तान की फौज, इंडियन फौज का कोई कंपैरिजन नहीं, पाकिस्तान की एयरफोर्स का कंपैरिजन नहीं। और पाकिस्तान के बारे में अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कह चुके हैं, एक तो F-16 के बारे में कह चुके, दूसरा पाकिस्तान की एयरफोर्स की सुपरमेसी के बारे में कह चुके, और तीसरा वो इंडिया को ये वार्न कर चुके कि अगर इंडिया अब भी गुस्ताखी करेगा, अब भी हमाकत करेगा तो उसका नतीजा पाकिस्तान के हक में होगा और इंडिया ये जंग हार जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इंडिया अगर ये हमाकत कर रहा है तो फिर देख ले, हम भी तैयार हैं पूरी तरह। अच्छा, आपने दोनों मुल्कों की फौज का कंपैरिजन दे दिया है, मैं आपसे मीडिया के कंपैरिजन भी चाहता हूं। पाकिस्तानी मीडिया कितनी मैच्योरिटी के साथ मामलात को रिपोर्ट करता है और इंडियन मीडिया वो किस तरह से इमेच्योरिटी का सबूत देता है। और आपने ट्विटर ट्रेंड देखा होगा, अभिनंदन जब पाकिस्तान में था, हमारी फोर्सेस के पास था, तो उस वक्त वहां से ट्विटर पर जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो ये आ रही थी कि हमसे अर्नब गोस्वामी ले लें, हमसे बरखा दत्त ले लें, हमसे सुहासिनी हैदर ले लें, हमसे जीडी बख्शी ले लें और हमें हमारा अभिनंदन वापस कर दें। तो ये कंपैरिजन भी मैं आपसे चाहूंगा। अभिनंदन तो हमने वापस कर दिया। अब मुझे एक इतराज हमेशा रहा है कि हमारी फोर्सेस को चाहिए था कि उसकी जो मूछें हैं वो कम से कम उसकी आधी आधी काट देते, अगर पूरी नहीं भी काटनी थी तो आधी काट के उसको वापस करते और आधी रख लेते और शोकेस के अंदर कहीं पे सजा के रखते और वो कभी कभार उसको मीडिया के सामने ले आते कि ये आपके अभिनंदन की मूछें हैं जो अभी हमारे पास हैं, जिस तरह उनके टैंक 65 के अंदर हमारे पास हैं, जिस तरह उनके जहाज जो तबाह बर्बाद हुए थे वो हमारे पास आज भी म्यूजियम के अंदर, आर्मी म्यूजियम के अंदर मौजूद है। इसी तरह हमने यूनिफॉर्म तो रखवा लिया था जुल्फिकार राहा साहब, उसका यूनिफॉर्म तो हमने रखवा लिया था, मुकम्मल मूछों के साथ हमने उसको वापस कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती की है। यूनिफॉर्म हमारे पास है, जब चाहेंगे दिखा देंगे। सारी मूछें भी अगर उतर जाती तो ये ज्यादा अच्छा होता। और मैं ये समझता हूं कि इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया, देखें जो लीडरशिप होती है उसामा, जिस तरह पाकिस्तानी लीडर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और अमन की बात की, उसी तरह पाकिस्तानी कौम ने अपने लीडर को फॉलो किया और तैयारे गिराने के बावजूद उनका मलबा भी हमारे पास मौजूद है। हमने कोई इंडिया को बैशिंग नहीं की, हमने गालियां नहीं दी, हमने साबित किया हम एक रिस्पॉन्सिबल कौम है। इसी तरह हमारे मीडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, इंडियन मीडिया ने जंगी सहाफत की, जिसका नतीजा आज इंडिया भुगत रहा है। मैं कह रहा हूं, आप बात कर रहे थे ना कि मूछें रख लें, शायद वो आवाज़ आप तक उस वक्त नहीं पहुंच रही थी। उसकी वर्दी भी हमारे पास मौजूद है, तैयारे का मलबा भी हमारे पास मौजूद है, मिसाइल भी हमारे पास मौजूद है। जब हम चाहेंगे हम उनको दिखा देंगे और उनको बता देंगे कि यहाँ पर आपकी जो सुबकी हुई है, क्या इसके बाद कुछ कसर बाकी है कि मजीद आपको जो है वो सबूत दिखाए जाए। ये बात तो आपकी सही है, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। लेकिन सवाल ये है कि ये बात लातों के बूत बातों से नहीं मानते। ये जो इंडियंस हैं, इनसे जिस दलील के साथ आप बात करना चाहते हैं, जिस बराबरी की बुनियाद पे बात करना चाहते हैं, जिस अमन का आप इनको संदेशा देना चाहते हैं, ये अमन वाले नहीं है। इनका इलाज जूते है और ये जूते इनको पढ़ते रहें तो बिल्कुल ठीक रहते हैं। और ये पाकिस्तानी फोर्सेस इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरह से समझती हैं और पाकिस्तानी आज जो लीडरशिप है वो भी मोदी की जहनीत को समझती है।
माजी की लीडरशिप थी जिसका मोदी के साथ दोस्ती थी, मोहब्बतें थी, दोस्ती की पींगे बढ़ाते रहते थे, साड़ियों के तोहफे और आमों की पेटियां यहां से जाया और आया करती थी। आज की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और पाकिस्तान की अवाम भी साथ खड़ी है। आज मोदी का कोई बदनीति का उनके अज़ाइम जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पॉलिटिकल और अस्करी लीडरशिप राइट सर, ना सिर्फ एक साथ खड़ी है बल्कि 22 करोड़ अवाम भी फौज के पीछे खड़ी है। मुझे ब्रेक पे हमने पहले ब्रेक पे जाना जुल्फ़िकार साहब, वापस आएंगे तो आपके पास कुछ अंदर की मजीद खबरें हैं डील के हवाले से जो ऑफर की गई है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की जानिब से, उस पर बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फ़िकार राहत साहब, मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब बिलाखिर घुटने टेकने पर मजबूर हुए हैं और क्या ऑफर करने जा रहे हैं, क्या एनआरओ मांग रहे हैं, और जो भी ऑफर उन्होंने की है उसके नतीजे में अगर एनआरओ की बात कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आया है इमरान खान साहब की जानिब से? घुटने टेकने नहीं जा रहे, घुटने टेक चुके हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज है उसामा आपके लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए कि जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली ने बाकायदा ऑफर की और बड़ी मुतबर शख्सियात ये ऑफर लेकर जब इमरान खान के पास पहुंची, जिसमें यह कहा गया कि $3 बिलियन दोनों फैमिलीज $3 बिलियन देने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब ने यह बात ना सिर्फ सुनने से इनकार कर दिया बल्कि उस शख्सियत की, बल्कि 2-3 शख्सियात थीं जो वक्फे से मिली और जिसमें पीटीआई के लोग भी सफारशी थे, उनको भी शटअप कॉल दी। और एक शख्सियत का वो बड़ा एहतराम करते हैं, उनको उन्होंने माजरत की बड़े प्यार मोहब्बत से। उन्होंने कहा कि मैं ये ऑफर ज़ाती तौर पे किसी एनआरओ के लिए किसी तौर पे कबूल नहीं कर सकता। ये एनआरओ नहीं होगा, ये प्रिंसिपल फैसला है और इस पे इमरान खान कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इस पे वाज़े तौर पे ये मौक़िफ़ बताया बल्कि ये कहा कि जो हमारे अदारों का तरीक़ाकार है, अगर कोई प्ली बारगेन करना चाह रहा है, अपनी गलतियां तस्लीम करना चाह रहा है, करप्शन जो उसने की है उसको एडमिट करके वो पैसे देना चाह रहा है तो वो ज़रूर दे सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर कोई मेरे से ये तवक्को करता है कि मैं इस पे एनआरओ दूंगा, कोई डील करूंगा या डील दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। उस पर बड़ी बहस हुई लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने स्टेट वे इस पे रिफ्यूज़ किया और उन्होंने किसी तरह का एनआरओ करने की बजाय या इस तरह की जो प्रपोजल है उसको ना सिर्फ रिजेक्ट कर दिया है बल्कि वाज़े तौर पे मुतल्लिका अदारों को भी ये मैसेज दिया है कि अगर कोई अदारा या कोई बाअसर शख्सियात अगर ये समझती है कि वो नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को रिलीफ देने के लिए कोई थोड़े बहुत पैसे लेके इमरान खान साहब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बात तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज में आपसे शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात, इसमें एक सवाल था, एक सवाल ले लें इसमें आगे बढ़ने से पहले। काइंडली मुझे ये बताइएगा कि 2 हफ्ते पहले फवाद चौधरी साहब ये बात कर चुके हैं, कह चुके हैं कि पैसे दें और जिधर जाना है चले जाएं। हमारे प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम के अंदर फवाद चौधरी साहब ने ये वाली बात कही थी कि ये पैसे दे दें, अल्टीमेटली हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, ये चले जाएं यहाँ से। तो क्यों ये बहस किनके दरमियान हुई इस सारे मामले पे? क्या इंटरनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में या उन्हीं शख्सियात में? जब मलक रियाज साहब की सौदेबाजी हो रही थी और मलक रियाज साहब 460 अरब रुपए वो दे रहे थे और उसी दौरान ये बहस चली और कुछ लोग ये प्रपोजल लेके इमरान खान साहब के पास गए जिन्होंने स्टेट पे इस पे रिफ्यूज किया। और उसके बाद अब ये डेवलपमेंट आगे बढ़ती इस स्टेज के ऊपर चली गई है कि अब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को बुलवा कर इमरान खान साहब ने कहा है कि ना सिर्फ ये मौजूदा एनआरओ नहीं हो सकता बल्कि माजी के जो एनआरओ किए गए हैं वो सारी फाइलें निकालें, उसकी मट्टी शटी झाड़ें और वो तमाम एनआरओ लोगों के सामने लेके आए। ये लोगों का हक है कि लोग जान सकें
कि उनका लूटा हुआ पैसा और उस पर मुशर्रफ ने कैसे कॉम्प्रोमाइज किया और उसके बाद एनआरओ कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ और कब कब एनआरओ हुआ और किस प्राइस के ऊपर हुआ, और इस मुल्क और कौम का पैसा जो लूटने वाले हैं उनके साथ डील और उनको डील कैसे दी गई। और उसके बाद अब अदारों को प्रिंसिपली इस पे डायरेक्शन दी गई है कि तमाम अदारे मेरिट के ऊपर आगे बढ़ें। और ये भी मैं आपसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं कि अभी आने वाले दिनों में अगर आपको ये खबर मिले कि जरदारी साहब गिरफ्तार हो गए हैं, बिलावल साहब गिरफ्तार हो गए हैं, फरियाल साहबा के गिर्द घेरा तंग हो गया और पंजाब के अंदर फेक अकाउंट्स का जो मामला चला है उसमें हमजा साहब और शहबाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार अगर हो गए हैं, तो इस पे हैरान मत होइएगा। ये सब कुछ होने जा रहा है। ये मैं कोई अदालती दावा नहीं कर रहा, ना मैं जज हूं ना मैं नैब के अंदर हूं, लेकिन मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये केस इतने सॉलिड हैं। पंजाब के केसेस जो 200 फेक अकाउंट सामने आए हैं, जो सिंध के केसेस हैं, तो ये अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। इस पे इमरान खान किसी किस्म के एनआरओ के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। अच्छा और मुतलका अदारे भी मेरिट के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारा दबाव उनके ऊपर है, लेकिन मुतलका अदारों ने भी ये वाजे कर दिया है कि अब गिरफ्तारियां हर सूरत में होंगी। और उसके लिए ज़हनी तौर पे जरदारी साहब तो पूरी तरह से तैयार हैं। बिलावल साहब का भी जो गुस्सा बढ़ रहा है, जो हाइपर हो रहे हैं दिन ब दिन, वो इसी वजह से हो रहे हैं। लेकिन ये गिरफ्तारियां जो होने जा रही हैं सामा, ये माजी की गिरफ्तारियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें गवर्नमेंट के एंड से ये कहा गया है कि ख़वातीन भी गो के इन तमाम मसाइल के अंदर, तमाम नेटवर्क के अंदर और तमाम जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक नेटवर्क पकड़ा गया है, दोनों फैमिलीज का, दोनों सियासी पार्टीज की कायदीन का इसमें शामिल है। लेकिन हम नहीं चाहते कि खवातीन को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन मुतलका अदारे इस बात पे बज़िद हैं और वो ये समझ रहे हैं कि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक तमाम फैमिलीज के लोग भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनके अकाउंट्स खुले हैं। मुझे ब्रेक की जाने जाना है, मुझे ब्रेक लेनी है अभी। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा सफर के पासपोर्ट सर, मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो आपसे दो अहम सवाल मैंने पूछते हैं। एक तो ये है कि कंफ्यूजन कहां पर है। इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं कि पैसे दें और आप जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर चुके हैं। तो अब क्या कंफ्यूजन है? क्या शरीफ खानदान और जरदारी साहब अपने जराइम कबूल नहीं करना चाहते और सिर्फ अंडर द टेबल डील करके वो चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाए? और दूसरा सवाल जो आप जरदारी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कर रहे थे, वो ब्रेक से वापस आके आपसे पूछूंगा कि जरदारी साहब का बयान आया है कि अपने जियालों से उन्होंने कहा है मेरे बच्चों का ख्याल रखें, तो क्या वो बात उन्होंने इसी तनाजुर में की है कि उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है? एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फ़िकार राज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल आपसे ये किया था कि इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब 2 हफ्ते पहले ये बात कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस करें और उसके बाद वो आज़ाद हैं, जहां चाहें चले जाएं। लेकिन आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि कोई एनआरओ नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूजन कहां पर है? क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब अंडर द टेबल ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने गुनाह या अपने जराइम को कबूल ना करें? देखिए, यही वो बहस है, यही वो बात है जिसकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ रहा। ये इमरान खान ने या फवाद चौधरी ने कभी ये नहीं कहा कि आप आएँ और पैसे बैग के अंदर डाल के लेते आएँ और हमारे हवाले करें और चले जाएं। हमेशा उन्होंने ये कहा है कि कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करें और अकॉर्डिंग टू द लॉ जो एक सिस्टम है उसको आप फेस करें। अब अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो पैसे तो वापस कर दे और अगर उसने 10 बिलियन डॉलर लूटा है तो उसमें 2-3 वो वापस कर दे, लेकिन उसको कहा कुछ ना जाए, उसकी सियासत भी बच जाए, उसकी स्किन भी बच जाए, फेस सेविंग भी उसको दे दो, उसको माजी की तरह एनआरओ भी मिल जाए। तो इसमें इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया है पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को, पाकिस्तान के अहम लोगों को,
और पाकिस्तान के जो मैटर करते हैं अदारे सबको कि माजी की तरह इस बार कोई एनआरओ नहीं होगा। जिसने जो जुर्म किया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको तस्लीम करना पड़ेगा और अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। वो जाएं और प्ली बार्गेन करें। नैब के अंदर कानून मौजूद है और ये फवाद चौधरी बहुत वजाहत के साथ ये कह चुके हैं। और आज स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने फवाद चौधरी को 1 to 1 बुला के जितनी एनआरओ की माजी की फाइलें थी उन्होंने कहा सारी निकालो और निकाल के ये कौम के सामने लेके आओ। तो उसका मतलब ये था कि ये माजी की जो रवायत है उसका एंड हो चुका, खात्मा हो चुका। और जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अब तक कुछ नहीं कर सके, तो इमरान खान ने अब तक जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये है कि उसने ये जो पार्टनरशिप चल रही थी पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, मरकज़ के अंदर, वो पार्टनरशिप भी तोड़ दी उन्होंने, वो मिथ भी ख़त्म कर दी उन्होंने, स्टेटस को भी ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि ब्रेक किया। और आज जब हमजा शहबाज शरीफ की आप बात करते हैं कि वो पेश होने जा रहे हैं कल कोर्ट के अंदर, मैं ये तो गारंटी से नहीं कह सकता, कल डेट पड़ सकती है, नोटिस हो सकता है, लेकिन नैब ये दावा कर रही है, नैब के जराए ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे उनके पास इतनी सॉलिड एविडेंस हैं कि हमजा शहबाज शरीफ बच नहीं सकेंगे। ना सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ नहीं बच सकेंगे बल्कि नैब ये तैयारी कर रही है कि वो सलमान शहबाज को भी वापस ला रहे हैं, वो हसन और हसैन को वापस ला रहे हैं, क्योंकि जो यूके के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, उसके बाद ये आसान हो गया है कि उनको आप वापस ला सकते हैं किसी भी इश्तिहारी को। और इसहाक डार साहब को वापस लाने के जो इंतजामात हैं वो प्रोसेस के अंदर हैं। तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ आपको ये मुल्ज़मान वापस आते हुए नजर आएंगे, ना सिर्फ रिकवरी होती हुई नजर आएंगी, बल्कि आपको पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े जो लोग मौजूद हैं, वो गिरफ्तार होते हुए भी नजर आएंगे। देखें जो सिंध का फेक अकाउंट्स का केस है उस पर फर्दर कहा जा रहा है, नैब ये दावा कर रहा है, एफआई ये दावा कर रहा है कि फर्दर किसी किस्म की इंक्वायरी की जरूरत नहीं, पूरी एक मनी ट्रेल साबित हो रही है। इसी तरह जो अभी नैब ने दावा किया है पंजाब के अंदर जो शरीफ बरादरान के केस सामने आए हैं, उसमें नैब ये कह रहा है कि वो तमाम मनी ट्रेल उस पर साबित हो रही है, कहाँ से पैसा आया, कौन लेके आया, डॉलर कितने आए, यूरो कितने आए, और वो जो सीड मनी है वो शहबाज शरीफ साहब की फैमिली की अमारत की मेन सीढ़ी बनी। अच्छा सर, मुझे एक बात, मुझे एक चीज बताइएगा, पूरी इमारत उसके ऊपर बनाई गई। ठीक है जुल्फिकार राज साहब, एक पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पे हुई है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि कल कोई मेला लगेगा अदालत के अंदर, कुछ नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की काफी बड़ी तादाद में आमद होगी, कोई बड़े रहनुमा भी आएंगे? देखें ये बड़ी अजीबोगरीब बात है जो मैं अब करने लगा हूं और मुझे पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात तो यकीन के साथ कहता हूं कि कल जो फैसला हुआ, जिस कदर मीडिया के अंदर ये डिस्कस हुआ, सेक्शन 32 नैब की जो है उसमें एक जज ये नैब के किसी केस को नहीं सुन सकता, उसको डीबी सुनती है, और कोई ऐसा मुल्ज़म जब तक वो कोर्ट के सामने अपीयर ना हो उसको इस तरह की रिलीफ नहीं मिल सकता। लेकिन ये सब कुछ हुआ, छुट्टी के दिन हुआ। सब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है मुझे। वकला हजरात और कुछ वकला हजरात इस पे एक पूरा रेफरेंस बना रहे हैं, और चूंकि किसी भी मोहतरम जज के खिलाफ अगर कोई बात करता है, ज़ाहिर है मैं और आप तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी वकील ने भी जाना है, अगर किसी फैसले पे इतराज भी करना है तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मौजूद है। तो लिहाजा बिल्कुल ठीक है सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे आएंगे तो इस पे कुछ मजीद बात भी करेंगे, और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कल की पेशी के अंदर क्या मुस्लिम लीग नून के लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में या नहीं आ रहे। एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फिकार राज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि बताइए कि कल हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा वहां पर मौजूद होंगे और कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद हो सकती है? देखिए इस पे असामा आज सारा दिन
इजलास होता रहा, माल्टोन के अंदर भी बहस बबासा और मुशावरत चलती रही, रायवंड के अंदर भी मुशावरत हुई और उस पर तजवीज़ ये दी गई कि ज़्यादा मुनासिब है कि कोर्ट के अंदर वर्कर्स को लेकर ना जाया जाए। चंद वकला के साथ और चंद लीडर्स के साथ हमजा साहब जाएं, लेकिन कुछ लोगों का इसमें ख्याल था कि वहाँ पे एक पूरा पावर शो होना चाहिए जिस तरह यहाँ पे हुआ। तो इसका अमकान बहरहाल मौजूद है कि हमजा साहब वकला और कुछ लीडर्स के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्कर्स भी जिस तरह शोर शराबा उन्होंने किया है ये भी कभी अमकान है। लेकिन देखना ये है कि ये बातें जलसे जुलूसों के ऊपर, नारों के ऊपर ख़त्म नहीं होनी, ये बातें एविडेंस के ऊपर ख़त्म होनी है। और नैब के पास, नैब का ये दावा है कि उनके पास मुकम्मल एविडेंस मौजूद हैं जिससे वो ये साबित कर सकते हैं कि 4 से 5 बिलियन रुपीस का मनी ट्रेल वो कहते हैं हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये आगे बढ़ के जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो ये 85 बिलियन से लेके 100 अरब रुपए तक जा सकती है। इस पे 2 लोग कल भी हमने बताया था कि वो वादा माफ गवाह बनने के लिए रजामंद हो चुके हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है कि आने वाले दिनों में, ठीक है सर, मुझे के लिए जो ये कह रहे थे कि रिलीफ मिल गया है और उनको उनके बड़े अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। ठीक है, मुझे सर जुल्फिकार राज साहब मुझे ये बताइएगा, मुझे लिए खबर है कि ठीक है, मुझे और दूसरी बात, मुझे एक बात आपसे पूछनी है सर, बात है वो ये भी थी कि ये जिन दिनों में इनके ऊपर ये नैब का सारा क्रैकडाउन चल रहा है, इन दिनों में मॉडल टाउन के अंदर, पंजाब के अंदर नून लीग हुकूमत साजी के लिए भी बड़ी सीरियस गौर खोज कर रही थी और इस पे जनूबी पंजाब से कुछ लोग आके नून लीग के लोगों को मिले भी थे और वो सारा जो प्लान था कि पंजाब के अंदर नून लीग अपनी गवर्नमेंट बनाने की एक कोशिश कर रही थी अंडरग्राउंड, वो सारा जो प्लान है वो भी चौपट हो गया है इस सारे एक्शन के बाद और अब अपनी बीच बचाव के ऊपर नून लीग लग गई है। सर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर आपसे चाहूंगा, 2 मिनट में हम इसको रैप करेंगे। एक तो ये बताइए कि फातिमा भुट्टो की किताब क्या इंकशाफात कर रही हैं उस किताब में, शॉर्टली ये बताना है आपने। और दूसरा सवाल, सदारती निज़ाम के हवाले से आपने मुझे जवाब देना है कि बड़ी बात की जा रही है कि सदारती निज़ाम आ रहा है, चंद महीनों की बात है, कितनी हकीकत है सारी बात में? फातिमा भुट्टो का एक किताब जो उनकी अभी सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है और कुछ अखबारात ने उस पर इक़्तिबास उसके छापने शुरू कर दिए हैं, उसमें बड़ी खौफनाक हकीकतें सामने आई हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, आसिफ अली जरदारी के बारे में, ख़ासकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़ात के हवाले से फातिमा भुट्टो ने बड़े खौफनाक इंकशाफ किए हैं। उनका नाता करप्शन के साथ जोड़ा है, कहा है कि उसमें जरदारी साहब का ही नहीं सिर्फ बल्कि मोहतरमा भी कोई करप्शन से बहुत ज़्यादा नफरत नहीं करती थी। और साथ ही साथ एक वाक़या उन्होंने उसमें बड़ा अलार्मिंग बयान किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जब मुर्तज़ा भुट्टो उनके वालिद को हलाक किया गया, उस रात उन्होंने टेलीफोन किया प्राइम मिनिस्टर हाउस पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बताने के लिए, तो आगे से फ़ोन जरदारी साहब ने उठाया और उन्होंने झटके के साथ फ़ोन बंद कर दिया। तो वो कहती है कि वो बात मैं आज तक नहीं भूली। सर सदारती निज़ाम पे बताइएगा शॉर्टली, मुझे सदारती निज़ाम आ रहा है पाकिस्तान में या नहीं सर? के अंदर भी शामिल हो सकती हैं। सर जुल्फिकार राज साहब, सदारती निज़ाम के बारे में बताइए, बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है? यहाँ पे कैपिटल के अंदर जो इक़्तिदार का शहर है, यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चहमगोइयां हैं, लेकिन इस पे वर्किंग जारी है, वर्किंग ज़रूर हो रही है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जो जमहूरियत के रोमांस से तंग आ चुके हैं और वो जमहूरियत के हुस्न से निकलना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस जमहूरियत के हुस्न के अंदर इस पे अवाम को कुछ नहीं मिलता, इसमें चंद माफियाज को, एलीट क्लब को बहुत कुछ मिलता है और इनको ने अपना नाम जमहूरियत रख लिया हुआ है। लिहाजा इसका मतलब ये हरगज़ नहीं कि कल ये निज़ाम चेंज हो रहा है, ये आने वाले वक्त में इसको कंसिडर किया जा रहा है और इस पर कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इसकी तैयारी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम को ये सिस्टम रिप्लेस कर सकता है। थैंक यू सो मच जुल्फिकार राज साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हम दे रहे थे सदारती निज़ाम के बारे में। इस्लामाबाद में भी खबरें इस वक्त यही हैं कि सदारती निज़ाम लाने की कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि तैयारी की जा रही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।